तो ये स्टार्ट हो गई भाई, वहीं का गया है। ठीक है, देखो तो बेसिक केमिस्ट्री क्लास में हम पढ़ेंगे आज कि केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ जाके ख़त्म होंगे। तो ज़्यादातर जो बच्चे मेरे से यहाँ 9th क्लास में पढ़े हैं उन्हें एक 9th में जब मैंने पढ़ाया होगा तो मैंने यहाँ से शुरू किया तो आपको मैटर से कि व्हाट इज मैटर, है ना। तो व्हाट इज मैटर, तो मैटर हम पढ़ते हैं कि मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम डेफिनेट मास, जिसके पास कुछ डेफिनेट मास हो और इसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा होता है मैटर। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, भाई एटम से मिलके आपका मैटर बना है। ठीक है, अब मामला यहां से शुरू हो गया कि भाई ये एटम क्या है। तो देखो एटम्स आर सिंपली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, जिससे मिलकर मैटर बना है। अब मैटर तो ये पेन भी है, मैटर तो ये बोर्ड भी है, पंखा भी है, हम भी है, आप भी हो। तो फिर सारे किससे मिलके बने हैं, मैटर है तो किससे मिलके, एटम। तो भाई अगर सारे एटम से मिलके बने हैं तो सारे अलग अलग क्यों हैं, क्योंकि हमारे पास अलग अलग प्रकार के 118 एटम्स पाए जाते हैं, 118 एटम्स। अब एटम्स इतने छोटे होते हैं कि उनको हम नहीं पढ़ सकते। एक एटम के बारे में हम बात कर सकते हैं थियोरेटिकली, लेकिन उसको हम प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकते। उसके ना तो कोई रिएक्शन कर सकते हैं, ना उसको देख सकते हैं, ना कोई प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, बहुत सारे एटम्स, इतने सारे एटम्स को इकट्ठा किया एक जैसे को, कि वो फिजिकल स्टेट जिनकी कुछ दिख गई, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आ गया कि हमारे पास बन गया कुछ जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं। तो जब बहुत सारे एक जैसे एटम्स इस प्रकार से हो जाएं कि उनसे हम कोई रिएक्शन परफॉर्म कर सकें, उनको हम फिजिकली महसूस कर सके, देख सके, तो उनको क्या नाम दिया गया, एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं व्हाट आर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आर द सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये मैटर, एटम और एलिमेंट से सारा मामला शुरू हुआ है। मैटर हर जगह आपको दिखेगा, अगर मैटर है कहीं भी तो मैटर किससे मिलकर बना है, भाई एटम से। तो अगर एटम से बना है तो हम एटम को केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं और हमारे पास 118 प्रकार के एटम्स हैं, लेकिन एटम्स इतने छोटे हैं जिनका साइज बहुत छोटा है कि इवन नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पा रहे। तो हमने कहा कि भाई हम रिएक्शन कैसे पढ़ेंगे उनकी, तो उसके लिए बोले कि भाई ऐसा है, रिएक्शन पढ़नी है तो आप उसको उस लेवल पे ले आओ, इतने सारे एटम्स को इकट्ठा कर लो कि वो फिजिकली आपके सामने आप देख सको उसको। तो हमने ऐसे बहुत सारे एटम्स इकट्ठे किए, तो उससे जो सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंस बना वो क्या बना, आपका एलिमेंट। क्लियर। तो अब क्योंकि सारी चीजें मैटर है और दुनिया में जो कुछ आपके आसपास है वो मैटर है, और वो सब किससे मिलकर बने, एटम से और एलिमेंट से। और एटम्स और एलिमेंट्स को हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। तो हम यहाँ इस तरह से भी कह सकते हैं कि भाई केमिस्ट्री जो ब्रांच है वो एक्चुअली सारी जितनी भी ब्रांच है आपकी साइंस की, उन सब के साथ कोऑर्डिनेट करती है, क्योंकि हर जगह है। आप कुछ भी पढ़ोगे, कहीं भी पढ़ोगे, मैटर होगा, और मैटर होगा तो केमिस्ट्री आएगी ही आएगी, है ना। तो आपका वैसे भी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होनी जरूरी है। अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आपकी अच्छी केमिस्ट्री होनी जरूरी है, लेकिन आप नहीं भी पढ़ रहे तो भी आपकी एक अच्छी केमिस्ट्री बहुत जरूरी है ना। पढ़ाई के अतिरिक्त भी, कि भाई आप कल को पुलिस में नौकरी लग गए तो आपकी अगर केमिस्ट्री अच्छी है डीजीपी के साथ, तो हो सकता है आप बढ़िया मस्ती करते हो, गाड़ी में घूम रहे हो। नहीं है अच्छी केमिस्ट्री तो रोड पे कहीं धूल फाकोगे, ट्रैफिक में हाथ देते रहोगे, है ना। तो वहाँ भी केमिस्ट्री अच्छी चाहिए जीवन में आपके लिए। तो एलिमेंट्स से हम शुरू करेंगे, एटम्स के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद इसकी अलग अलग ब्रांच जो बेसिक चीज़ें उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो एक आज का जो टास्क था, जो हमने पढ़ना है, वो कुछ यही था कि हम इन सब को डिकोड करेंगे धीरे धीरे, जो हमें पता होना चाहिए। तो भाई अब अगर मैटर के हम क्लासिफिकेशन की बात करें एक बार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे आसान है, लेकिन पूरी केमिस्ट्री इस टेबल में आएगी। मैटर को अगर हम क्लासिफाई करना चाहें तो दो प्रकार से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल को अगर हम पढ़ें भाई, तो फिजिकल हमारे पास कितने प्रकार से हैं बताओ, 5, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो आपकी नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे एग्जिस्ट करती है। बाकी आपके पास क्या है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये आपके एक्सट्रीम कंडीशंस पे हैं, दे हैव स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, है ना, जो सॉलिड लिक्विड गैस के अलावा है। उसी प्रकार अगर हम केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन भी दो प्रकार से है। एक तो आपके प्योर सब्सटेंसेस हो सकते हैं, और दूसरे क्या हो सकते हैं भाई, आपके मिक्सचर। देयर इज नथिंग इम्प्योर इन द केमिस्ट्री, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस की कोई बात करें तो उसके अंदर फिर से आपके क्लासिफिकेशन है। एक है बेटा आपका एलिमेंट्स, और दूसरा क्या है आपका कंपाउंड्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स के बारे में अभी हमने बात की, दे आर सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। तो आपसे कोई डिफाइन करते हैं, कोई डेफिनेशन छोटी छोटी हम अक्सर पता होता है लेकिन हम डिफाइन नहीं कर पाते। तो एलिमेंट्स कुछ नहीं है, प्योर सब्सटेंस है जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने हैं। आप इसमें किसी का भी एग्जांपल लिख सकते हो, आयरन,
कॉपर, हाइड्रोजन, हीलियम और ऑल आर एलिमेंट्स। उसी प्रकार से कंपाउंड्स की अगर बात आए तो कंपाउंड्स क्या है भाई? कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंस है। पहली चीज, जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो एक पॉइंट तो इसके बारे में भी लिख सकते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं। तो कंपाउंड्स आर आल्सो प्योर सब्सटेंसेस, बट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय chemical combination of two or more than two kind of atoms in a fixed proportion by their mass। कि जब दो या दो से ज्यादा प्रकार के एटम्स एक फिक्स प्रोपोर्शन में, अपने मास के फिक्स प्रोपोर्शन में आपस में रिएक्ट करते हैं, तो वो जो भी बनता है, कैसे? केमिकली जो बनता है। किस प्रकार से रिएक्ट करना जरूरी है कंपाउंड के लिए? केमिकली रिएक्ट करना, है ना। कि भाई चीनी को पानी में डाल दें तो क्या कंपाउंड बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि वो एक सिंपल डिसोल्यूशन, एक मिक्सिंग हुई है, फिजिकल मिक्सिंग, कंपाउंड नहीं बना है। लेकिन आप कागज को जला रहे हो, CH4 को जला रहे हो, मीथेन को जला रहे हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वहां कंपाउंड बन, CO2 बन रहा है, कुछ नया बन रहा है, कार्बन ऑक्सीजन एक फिक्स रेशियो में आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो कंपाउंड्स आर आल्सो प्योर सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ chemical mixing of two or more than two kind of atoms in a fixed proportion by their mass। तो इसमें कंपाउंड्स में आप ये कुछ भी लिख सकते हैं, H2O, CO2 एटसेट्रा, जहां दो या दो से ज्यादा प्रकार के एटम्स है। उसके बाद करते हैं बात मिक्सचर की। तो देखो, वैसे तो मिक्सचर का भी क्लासिफिकेशन है आपका, लेकिन एक सिंपल क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है जो कंफ्यूज करता है आप लोगों को, जो छोटी क्लासेज में है। और ये हम 11th में पहला चैप्टर इस टेबल के बारे में ही है। हमारी 11th क्लास का जो पहला चैप्टर है, सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें एक क्लासिफिकेशन है पूरा, ऐसा नहीं है हम आउट ऑफ सिलेबस पढ़ रहे हैं। तो सवाल आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो भाई एक मोटा सा डिफरेंस ये है, मिक्सचर फिजिकल मिक्सिंग होती है, कंपाउंड केमिकली मिक्सिंग होती है। ये केमिकली है, तो इनको हम नॉर्मल तरीके से अलग कर सकते हैं, जो मिक्स हो गए, इनको नॉर्मल तरीके से अलग नहीं कर सकते। यहाँ एक फिक्स प्रोपोर्शन होना चाहिए, यहाँ कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है। आप चीनी के 1 चम्मच डाल दो, 2 डाल दो, 1.5 डाल दो, आधी डाल दो। लेकिन H2O अगर बनेगा तो भाई 2 ग्राम हाइड्रोजन चाहिएगा आपको और 16 ग्राम आपको ऑक्सीजन चाहिएगा, जब जाके 18 ग्राम H2O बनेगा। इसके अलावा किसी प्रोपोर्शन में नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसके बारे में आता है, वो कर लेना। मिक्सचर को 2 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है आपका, और एक क्या है आपका? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर को ही भाई नाम दे दिया गया क्या? सॉल्यूशन। वो एक अलग टॉपिक है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। ऐसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर को अलग से फिर 2 हिस्सों में बांटा गया, और वो है आपके कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन समझ में? तो अब हम यहां से शुरू करेंगे अपना अगला स्टेप के आगे हम क्या पढ़ेंगे। देखो, दिस इज द टेबल दैट इज इंक्लूडेड इन चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11th, जो आपको आनी चाहिए। इनमें से कोई भी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, कोई भी डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, पढ़ लेना बुक में। अब हम शुरू करते हैं थोड़ा सा हमारे एटम के बारे में, ठीक है। हम एटम से कनेक्ट करके चलेंगे, क्योंकि हमारा सेकंड चैप्टर इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटम की बात करेंगे। बीच में अगर किसी का डाउट आता है कुछ तो आप पूछ सकते हो। तो भाई एटम जो है, इसके बारे में आपसे मैं पूछूं तो एटम के बारे में अभी तक हमें क्या पता है कि एटम इज स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल इंडिस्ट्रिक्टिबल इनविजिबल पार्ट ऑफ मैटर। द रिपीटेड एडिशन ऑफ एटम फॉर्म है मैटर, है ना। तो एटम्स इज द सिंपलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। अब देखो, एटम के बारे में बहुत सारी थ्योरीज आई गई, है ना, जो हमारे सिलेबस में भी है। एटम के बारे में जो सबसे पहले बात बताई गई, वो किसने बताई थी? वो बताई थी एक डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसने एटम के बारे में थोड़ा सा एक थ्योरेटिकली कुछ बताने की कोशिश की। इसने क्या कहा कि भाई एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। दूसरी बताई, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन नेवर बी सेम। दोनों का क्या मतलब है कि भाई आप दुनिया में हाइड्रोजन का एटम ले लो, चाहे वो H2O में ले लो, H2CO3 में ले लो, HCl में ले लो, किसी में भी ले लो, अगर वो हाइड्रोजन का एटम उसको निकालोगे, H2O से निकालो, HCl से निकालो, कहीं से भी निकालो, उन सबको अगर निकालोगे तो वो सारे के सारे एक जैसे होंगे, वो सारे के सारे एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। अगर हाइड्रोजन है तो सेम। दूसरा बोला, अगर एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है तो आप कहीं से भी निकाल लो, कुछ भी कर लो, वो हमेशा अलग रहेंगे। दूसरा, एटम की डेफिनेशन स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल इनविजिबल पार्ट ऑफ मैटर। उसके अलावा इसने कहा कि एटम्स डू केमिकली कंबाइन, है ना, इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय देयर मास। और इसने एक बात और बताई कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड और बी डिस्ट्रॉयड। तो बेसिकली डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी से पहले जो मैटर था उसके बारे में कुछ लॉ आ गए थे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ध्यान से कनेक्ट करना, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी से पहले आए थे। और ये जो दिए, इस देने वाले को इतनी ज्यादा महत्वता दी जाती है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो पहला लॉ था वो दिया था सर एंटोनी लावोइजर ने। एंटोनी लावोइजर,
और लॉ का नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और क्या बताया था इसने कि भाई मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, ना तो हम उसको खत्म कर सकते ना बढ़ा सकते, जितना है उतना ही रहेगा। इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। ये लॉ उसने दिया, प्रूव किया, इसीलिए एंटोनी लवॉइजर को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला गया। क्या बोला गया? फादर ऑफ केमिस्ट्री। सर एंटोनी लवॉइजर इज नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री फॉर हिज कंट्रीब्यूशन। इन what type of contribution it was? It was simply the law of conservation of mass. लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने उसके बाद और बहुत सारे लॉज के लिए रास्ते खोल दिए, जिसमें आपके दो लॉ और आए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। उसके बाद दो लॉ और आए, गेलुसाक्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ, तो वो एक अलग कहानी है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन बेटा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में शामिल कर लिया। बोला भाई ये कुछ नया बताता हूँ और कुछ पुराना ऐड कर लेता हूँ ताकि क्वेश्चन मार्क कम से कम लगे। अब ये तो प्रूव चीजें थी, उसने लिख दिया एटम का नाइदर, मैटर भी एटम से ही बना है, उसने एटम का नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, भाई ऑलरेडी प्रूव था। एटम्स डू केमिकली कंबाइन इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय देयर मास टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड, ये भी कांस्टेंट प्रोपोर्शन का था। उसने कहा कि एटम्स एक जैसे होंगे, वो हमेशा आइडेंटिकल होंगे, अलग वाले हमेशा अलग अलग रहेंगे। तो ये सब उसने बताया और अपनी कहानी कही और काफी सक्सेसफुल रही डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब बेटा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद एक साइंटिस्ट आए और उनका नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एंड द एक्सपेरिमेंट वाज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में क्या है कि एक्चुअली जे थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, विलियम क्रुक आई थिंक जो नाम है शायद सही हो, उसने किया था एक कोशिश, लेकिन वो कर नहीं पाया था। थॉमसन ने उसको लिया अपने हाथों में, अच्छे से परफॉर्म किया, उसके रिजल्ट्स इंटरप्रेट किए तो इस एक्सपेरिमेंट से थॉमसन को पता चला कि भाई एटम सबसे छोटा नहीं है, एटम के अंदर कुछ है, और जो है वो क्या है? चार्ज्ड पार्टिकल्स है। एटम्स कंसिस्ट ऑफ सम चार्ज्ड पार्टिकल्स। और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से उसे जिस चार्ज पार्टिकल के बारे में पता, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था और उसको उसने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। बेटा उस समय अगर इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन बोल देते तो ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला प्रोटॉन भी हो सकता था, तो इलेक्ट्रॉन नाम उसने इस समय रख दिया, इसलिए इलेक्ट्रॉन आज नेगेटिव है। ठीक है, पहले नेगेटिव चार्ज आया था, नाम बाद में आया, नहीं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लेके पैदा हुआ है, नहीं, पहले चार्ज था, उसको नाम उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, तो बोला अकेला ये तो नहीं हो सकता, इस पे काम चल रहा था। उसी समय दूसरा एक और आया, कौन? ई गोल्डस्टीन। उसने भाई इसी एक्सपेरिमेंट को एक एक्सपेंडेड परफोरेटेड कैथोड रेनोड लगा के दोबारा रिवर्स तरीके से परफॉर्म किया, और उसने कहा भी नेगेटिवली नहीं है, देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और उसको उसने नाम दिया प्रोटॉन। तो बेसिकली जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी, जो कह रही थी एटम इज स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट, वो सारी कहानी थी, वो फेल हो गई, क्योंकि दोनों एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया देयर इज समथिंग दैट इज इनसाइड द एटम एंड बोथ आर चार्ज पार्टिकल्स। तो भाई जब किसी चीज के अंदर कुछ है तो छोटा तो अंदर वाला होगा ना, एटम तो सबसे छोटा नहीं हो सकता। तो डाल्टन की थ्योरी वहां के फेल हो गई। लेकिन थॉमसन ने और इसने जब ये कहा तो बोले कि भाई ठीक है, आप कह रहे हो कि एटम ऐसा है, अब स्ट्रक्चर तो बता दो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहते कैसे होंगे, ये तो समझा दो हमें। तो थॉमसन ने फिर अपना पहला एटॉमिक मॉडल दिया, और उसने 2-3 बातें बताई जो आपको पता होनी चाहिए। एटॉमिक मॉडल, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, इसने कहा कि भाई 2 बातें हैं कि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एक तो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो थॉमसन के एटॉमिक मॉडल की सबसे इंपॉर्टेंट बात है एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब जितना उस पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है उतने ही उसके पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। दूसरी बात बताई कि एटम इज स्फेरिकल इन शेप। तीसरी बात इसने बताई कि एक्चुअली थॉमसन ने अपने जो एटॉमिक मॉडल है इसको वाटरमेलन से कंपेयर किया। किससे किया? वाटरमेलन से। उसने कहा, बोला भाई ये बात तो ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहते कैसे हैं ये तो बताओ। तो बोला ये भाई उस प्रकार से रहते हैं जैसे जो बीज है ना वाटरमेलन के या प्लम पडिंग, उसमें जो सीड्स होते हैं वो जिस प्रकार खाने वाले हिस्से के अंदर धसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके प्रोटॉन्स के अंदर धसे हुए हैं। फिर बोला यार वो तो खाने वाला हिस्सा ज्यादा होता है, वाटरमेलन में तो बीज थोड़े होते हैं, ऐसा ही तो होता है। तो बोला यहाँ भी ऐसा ही है, जो मास है ना एटम का, द मैक्सिमम मास इज ड्यू टू द प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई वेरी लीस्ट मास। तो अब ये मास की अलग एक्सपेरिमेंट हुआ जिसने मास को, इनके चार्ज और मास को रेशियो निकाला और उसके बारे में बातें बताई, उसका अलग से एक्सपेरिमेंट्स प्रूफ्स है, ऐसे नहीं थॉमसन ऐसे कुछ गा रहा है बता रहा है। देयर आर सेपरेट एक्सपेरिमेंट दैट प्रूव दैट द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज टू मच लेस देन द मास ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आल्सो।
तो उसने कहा कि भाई अगर मैं थियोरेटिकली अपने मॉडल को बताऊं तो मैं कह सकता हूं कि इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर, अब इंपॉर्टेंट वर्ड पे ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली, इंपॉर्टेंट है वर्ड यूनिफॉर्मली, embedded in the positive part of atom as seeds are embedded in the edible part of the watermelon। ये बात उसने बताई। तो बोले भाई कैसे बताओ, तो उसने इसका एक डायग्राम भी बनाया, बोला मान लो ये हमारा वाटरमेलन है या हमारा एटम है, सॉरी, तो एटम का ये ज्यादातर हिस्सा जो ब्लैक हिस्सा मान लो इनको मैं प्रोटॉन मान लूं, तो बोले जो व्हाइट होंगे ये वाले, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को, और ये किस प्रकार से यहाँ रह रहे हैं, यूनिफॉर्मली। तो दिस वाज जे जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, द वेरी फर्स्ट एटॉमिक मॉडल प्रपोज्ड बाय एनीवन, एंड द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो मैं ज्यादा चला गया इसके एटॉमिक मॉडल पे, आगे हम इतनी बात नहीं करेंगे। तो उसके बाद थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के बाद भाई कुछ सवाल और उठे कि भाई क्या ये सही है, तो उसको प्रूव करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, और वहां से हमें पता चला कि भाई जो आपका थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था वो भी गलत था। तो एक एक्सपेरिमेंट किया, किसने किया, रदरफोर्ड ने, अर्स्ट रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एंड द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट वाज गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। उसने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया, और गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला हमें कि भाई जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है वो सही नहीं है। तो आप गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को पढ़िए, 9th क्लास में भी है, यहाँ भी मिल जाएगा। क्या किया गया, एक गोल्ड की फॉइल ली गई, और गोल्ड फॉइल के ऊपर क्या किया गया भाई, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की गई। हम मान लो गोल्ड फॉइल इधर से ले लेते हैं, ये लेते हैं ऐसे, एक गोल्ड फॉइल ली गई और इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की गई। और अल्फा पार्टिकल्स कहाँ से लिए भाई, एक रेडियो एक्टिव सोर्स बनाया गया अल्फा पार्टिकल के लिए, और यहाँ पे स्लिट्स लगाई गई, और यहाँ से हमारे जो अल्फा पार्टिकल्स है वो आएंगे और अल्फा पार्टिकल्स इसके ऊपर टकराएंगे। तो यहाँ से बोले कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, और इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में उसने कहा कि भाई अगर ये जो मेरे अल्फा पार्टिकल्स हैं ये सारे अगर इस पे बम्बार्डमेंट करेंगे, टकराएंगे, जब एक जैसा अगर बिहेवियर शो करेंगे, या तो भाई सारे पार चले जाएं ऐसे निकल जाए, या सारे इस एंगल पे घूम जाए, या ऐसे आ जाए, तो हम मान लेंगे कि भाई जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सही है। लेकिन बेटा जब एक्सपेरिमेंट किया तो हमें सारी चीजें मिली, ज्यादातर तो पार चले गए, कुछ ऐसे घूम गए, स्मॉल एंगल से डेविएट हो गए, कुछ ज्यादा से हो गए, कुछ एक ऐसे तो जो टकरा के वापस भी आ गए। अराउंड फ्रॉम 2000 अल्फा पार्टिकल्स, अराउंड 1 गेट बैक विद 180 डिग्री एंगल एंड हायर स्पीड। मतलब कुछ ऐसा लगा कि सामने कहीं टक्कर मार के आए हो, और टक्कर किसके, कोई हैवी चीज हो। तो भाई गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स थे ये थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और मॉडल फेल हो गया। फिर रदरफोर्ड से कहा भाई आप बता दो कैसा होगा, आप अपने एक्सपेरिमेंट से बता दो। तो ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ने कहा कि भाई देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट ऑफ द एटम दैट इज प्रेजेंट इन द सेंटर, एंड दैट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड वन मोर सबएटॉमिक पार्टिकल वाज डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, दैट इज टर्म्ड एज न्यूट्रॉन। कि भाई हमारे जो एटम है ना उसके सेंटर में एक पार्ट पॉजिटिवली चार्ज, जिसके ऊपर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, और बहुत छोटा है। कितना छोटा कि अगर एक पूरा फुटबॉल का ग्राउंड हम एटम मान ले, तो उसके बीच में सेंटर में मैं पेंसिल की एक निब लगा दूं, तो जो डॉट बनेगा, दैट डॉट एक्चुअली इंडिकेट्स द न्यूक्लियस, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्ट, और उसने उसको नाम दिया न्यूक्लियस। बोला भाई इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। बोला ऐसे घूम रहे हैं, बोला नहीं ऐसे नहीं घूम रहे। कैसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। ये प्लैनेटरी मॉडल, electrons are revolving around the positively charged part of the atom that consists of protons and neutrons। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली नाम दिया गया, जो कि न्यूक्लियस में रह रहे थे, इनको नाम दिया गया न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स। तो यहां से रदरफोर्ड ने मॉडल दिया, प्लैनेटरी मॉडल बोल दिया जाता है इसको। तो बेटा ये मॉडल रदरफोर्ड ने दिया और अच्छा खासा चला। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछ ले हु डिस्कवर न्यूक्लियस, तो किसने किया न्यूक्लियस की डिस्कवरी, रदरफोर्ड ने, याद रखना आपने। अब बेटा यहाँ पे एक साइंटिस्ट आए, मैक्सवेल, है ना, मैक्सवेल नाम का एक साइंटिस्ट हुआ, जेम्स मैक्सवेल, नॉट ग्लेन मैक्सवेल, ओनली जेम्स मैक्सवेल, ठीक है। आजकल उसके उसी का ही भतीजा हो गए, ग्लेन मैक्सवेल अलग है, सोम पता होना चाहिए तेरे को। तो भाई जेम्स मैक्सवेल आया, इसने एक थ्योरी दी थी, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इस थ्योरी में इसने क्या प्रूव कर दिया, ऑलरेडी प्रूव कर रखा था,
ऑलरेडी प्रूव कर रखा था। क्या प्रूव कर रखा था भाई? उसने प्रूव कर रखा था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है और वो कहीं भी घूमेगा या मोशन में रहेगा तो वो भाई अपनी एनर्जी लूज करेगा। तो अगर एनर्जी लूज करेगा तो धीरे 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 अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा और खत्म हो जाएगी एनर्जी। तो क्या होगा? कोई एनर्जी खत्म हो जाती है तो क्या हो जाता है? गिर जाएगा वो जहां भी होगा वहीं। तो बोला कि इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज पार्टिकल। ये आपका न्यूक्लियस, ये आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मान लो इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से घूमना शुरू किया तो आप कह रहे हो ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो मैक्सवेल बोला भाई ऐसे नहीं घूम सकता। अगर वो पहली बार ऐसे घूमेगा तो अगले बार रास्ता छोटा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा और एक समय आएगा वो आपके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। और इस तरह से तो एटम स्टेबल हो ही नहीं सकता। तो बोला भाई एटम अगर स्टेबल नहीं है तो मैटर भी स्टेबल नहीं है और दुनिया ही अनस्टेबल हो जाएगी और योगेश नींद से जग जाएगा। सो रहा है तो रामखोर। हाँ भाई, तो यहाँ पे आकर रदरफोर्ड के पास कोई जवाब नहीं था। बोला कि भाई ये कैसे हो सकता है? तो बोले भाई ठीक है तुम बना लो अपना एटम, हम तो क्या ही करेंगे, है ना। तो यहाँ आकर रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। फिर एक समझदार साइंटिस्ट आए, बोला यार ऐसे तो बात नहीं बनेगी, इलेक्ट्रॉन के चक्कर में मॉडल नहीं बनेगा। उसने कहा मैं कुछ मानूंगा पहले और फिर सही बताऊंगा। तो बोला मान ले भाई। तो कौन आया भाई अगला? बोलो। नील्स बोहर। नील्स बोहर आया, बोला भाई ऐसा है देख मैक्सवेल, वैसे तेरा काम तो था नहीं यहाँ पर, तो आ गया फालतू में बकवास करने। इससे पहले देख जो भी आए सबने कुछ ना कुछ मॉडल दिए। डाल्टन को फेल किया किसने? थॉमसन ने, लेकिन बदले मॉडल दिया। थॉमसन को किसने फेल किया? रदरफोर्ड ने, बदले मॉडल दिया। रदरफोर्ड को किसने फेल किया? फेल करके जाता रहा। बोला ये तो गलत बात है, मॉडल। बोले मेरे को मॉडल वॉडल से मतलब नहीं, तुम चार्ज पार्टिकल घुमाओगे तो मैं आऊंगा। तो बोला हम चार्ज पार्टिकल को कुछ मान के घुमाएंगे, फिर आना तुम, फिर बताएंगे हम तेरे को। बोला मान लो। तो बोहर आया, बोहर बोला भाई ऐसा है। इंपॉर्टेंट बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट जो एटॉमिक मॉडल है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल, नील्स बोहर्स एटॉमिक मॉडल अगर पूरा बोले तो हम। बोहर बोला कि भाई ऐसा देखो, ये यहाँ तक तो मामला ठीक है कि देयर इज ए न्यूक्लियस दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ द एटम। लेकिन बोले जो आप इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड से बोला कि जो आप ऐसे घुमा रहे थे ना, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, उसके साथ एक लाइन और जोड़ दो, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द फिक्स एनर्जी लेवल्स टर्म्ड एज शेल। कि अब इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं ना अपनी एनर्जी से तो घूम ही नहीं रहे, वो ऐसी जगह में है जिस जगह की एनर्जी फिक्स है कि अब तुम कुछ भी कर लो, कितनी भागा दौड़ी कर लो, उछल कूद कर लो, वो एनर्जी कम हो ही नहीं सकती। बोले ये मैं मानूंगा। क्या मानूंगा? कि इन एन एटम देयर आर सर्टेन फिक्स एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। अब मैक्सवेल का जा नहीं घट रही, इलेक्ट्रॉन मर लिया, लेकिन एनर्जी उस जगह की है जहां पे वो घूम रहा है। मैक्सवेल आया चला गया। तो यहाँ बोहर ने अपना बेसिक मॉडल प्रपोज किया कि भाई देयर आर सम सर्टेन एनर्जी लेवल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड ही टर्म द एनर्जी लेवल्स एज शेल्स, नॉट सब शेल्स, सब शेल पे बाद में आएंगे, शेल्स के एल एम और एन। के एल एम और एन, ये बेटा शेल नंबर 1 थी आपकी, ये शेल नंबर 2, ये शेल नंबर, और ये शेल नंबर। तो बोला भाई ये शेल्स हैं जिनके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन इनमें घूम रहे थे तो बोला भाई हमें कैसे पता चलेगा कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एल में कितने, एम में कितने, एन में कितने। तो यहाँ पे बोहर बोला कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब बताएंगे। और उसने एक स्कीम दी, बोहर्स-ब्यूरी स्कीम फॉर द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट एनर्जी लेवल दैट इज शेल्स। और क्या फॉर्मूला दिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 2n स्क्वायर इन ए शेल, वेयर n इज द शेल नंबर। तो अगर मैं लिखूं यहाँ k l m n, तो भाई k के लिए n की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4, ये पहली शेल है k, है ना। तो बोले भाई फॉर्मूला लगाओ, k के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? बोलो, 2 आ सकते हैं ना। कैसे? 2 इंटू 1 का स्क्वायर, उसके बाद 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो यहां से हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता चला, ये आपके n की वैल्यू, ये आपके शेल के नेम, और यहाँ पे भाई 2n स्क्वायर अगर हम लगाएंगे तो लगाओ 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 18 इलेक्ट्रॉन, और 2 इंटू 4 का स्क्वायर 32 इलेक्ट्रॉन्स। So these are the maximum number of electrons that can be filled in the different energy levels termed as shells named as KLMN and so on. If required,
यू कैन एक्सटेंड द शेल्स MnO2 QRST UV, लेकिन क्योंकि हमारे पास 118 ही एटम्स हैं तो कम चल जाएगा, है ना। हम 4F 5F भी पढ़ेंगे 7S तक पढ़ेंगे, 7th सेल तक जाएंगे, लेकिन यहाँ जो बोर-ब्यूरी स्कीम है KLMN तक काम कर रही है। अब इसके अलावा इसने कुछ और बातें बताई, बोला भाई देखो इसका कुछ लिमिटेशंस है कि ये स्कीम तभी तक वैलिड है जब तक बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहे, सबसे बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो उस हिसाब से उसने ये सारा बोर-ब्यूरी स्कीम दिया, और उसने कहा कि भाई आपसे कोई पूछे सोडियम जो एटम है, सोडियम में इलेक्ट्रॉन कैसे रहते होंगे, तो बोला सोडियम के भाई एटॉमिक नंबर है 11। अब 11 का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन। तो बोले कहां कहां आ सकते हैं, बोले KLM, के में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम 2, एल में कितने आ सकते हैं 8, देखो 2 और 8 कितने हो गए 10, बच गया कितना 1, तो बोले 1 यहाँ आ गया। तो इस प्रकार से उसने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के बारे में भी बताया। अब और मॉडल ये आपका बेसिक छोटी क्लासेज में यहाँ तक। उसके बाद आप 11th में क्या सीखा हमने कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ है, तो हमने कहा कि ये कुछ एनर्जी अगर ले ले, इसको हम कुछ एनर्जी दे देते जंप करके यहाँ भी आ सकता है, लेकिन जब ये वापस जाएगा तो उस एनर्जी को रेडिएशन की फॉर्म में रिलीज भी करेगा, और वो जो रेडिएशन आएगी वो होगी भाई E2 माइनस E1, और किसके बराबर होगी, वो रेडिएशन के बराबर। और रेडिएशन कौन सी, hmu, जो हम बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा अभी नोट कर लो, सेकंड चैप्टर में डिटेल में इसको पढ़ेंगे hmu को। दिस इज द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा भी था। ठीक है, तो भाई ये उसने बताया बोहर ने। अब इस बोहर से जुड़ी हुई कुछ बातें और भी पढ़ेंगे हम, जिसमें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शी, वैलेंस शेल, उन सब के बारे में भी बात करेंगे। नींद आ रही है, क्या खा के आया आज, राजमा चावल, आज तो उसकी याद आई होगी तेरे को, झिंगाला लागी है चावल राजमा देख के, मारू तेरे मुंह पे हाथ कोई नहीं लगाएगा रे। सोते हो तुम। चलो देखो, तो भाई देखो कुछ अब ये जो पढ़ने वाले हैं अभी काम की चीज है, आसान चीजें पढ़ रहे हैं, मुश्किल चीज नहीं पढ़ रही, इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा है, बेसिक केमिस्ट्री क्लास। तो भाई बेसिक केमिस्ट्री क्लास मेरे ख्याल में लगभग 35 मिनट की होगी हमारी, या ज्यादा होगी, 35 की हो गई। चलो थोड़ा सा और पढ़ते हैं, 10 मिनट और पढ़ते हैं, फिर भेज ही देंगे तुम्हें, हॉल में भेज देंगे फिर। देखो आवाज नहीं, हाँ भाई देखो, अब बोले मान लो हम एक एटम की बात करें, वापस से एटम से शुरू किया था, एटम की बात करके खत्म करेंगे। तो बोले भाई एक एटम में अभी हमें क्या क्या पता है कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ये याद रखना। वैसे तो बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, लेकिन हमारे पास हम जो पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, वो 3 ही हैं, जिनको हम नॉर्मल पढ़ते हैं साइंस पढ़ते टाइम, until and unless we are not studying some specific, कुछ अलग से स्पेशल नहीं पढ़ रहे हैं, तब तक वहां पे ये 3 ही हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन है वो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसकी डिस्कवरी किसने की, जे थॉमसन ने। इसकी किसने की, ई गोल्डस्टीन ने। और इसकी किसने की, जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक, ये 3 जनों ने मिलकर की। फिर हमें पता चला कि एक चीज और होती है एटम के अंदर, जिसको नाम दिया गया न्यूक्लियस। इसकी खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। इसकी किसने की भाई, रदरफोर्ड ने। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं आपको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनको कलेक्टिवली क्या बोल दिया जाता है, न्यूक्लियॉन्स। ये बेटा कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसके अलावा मैक्सिमम मास जो होता है वो बीसी के पास होता है, मास ऑफ द एटम, एटम का मैक्सिमम मास बीसी के पास होता है। ये बात समझ में आई? कर लोगे? चलो अब क्या था हमारे पास कि भाई ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, एटम है, इनको हमने क्लासिफाई करना था कि भाई ये एटम है, इसको दूसरे एटम से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो बोले भाई एक एटम दूसरे एटम से जो डिफरेंशिएट करेगा उसका बेसिस होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसके आधार पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी एटम के पास कितने प्रोटॉन्स है बेटा, उसको उस एटम का एटॉमिक नंबर माना गया। क्या माना गया? अब क्योंकि हमें पता है, थॉमसन की भी एक बात ठीक थी, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इस लाइन का मतलब क्या है, मैं क्या लिख सकता हूं इस लाइन के मतलब को, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ
प्रोटॉन। और ये किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक नंबर के। बेटा एटॉमिक नंबर को सिंपली सिंबल दिया गया Z, तो यहां मैं कह सकता हूं एक एटम के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसके बराबर होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। और वो किसके बराबर होगा? Z के बराबर। ठीक है। तो बोले भाई अब मास की भी बात कर सकते हैं हम एटम में। तो बोला देखो अगर मैं एक एटम को इंडिकेट करूं X से, तो ये उसका एटॉमिक नंबर यहां लिखेंगे और यहां उसका मास नंबर लिखेंगे। तो दिस इज अ स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। ये आपका सिंबल ऑफ एटम होगा, सिंबल ऑफ एटम। अब सिंबल के लिए एक खास बात बताई गई, सिंबल में बेटा जो पहला अक्षर है वो हमेशा कैपिटल आएगा, दूसरा हमेशा स्मॉल आएगा अगर है तो। अगर ए किया तो हमेशा कैपिटल। ए रिप्रेजेंट द मास नंबर, ए क्या बताएगा हमें? मास नंबर। और जेड क्या बताएगा हमें? एटॉमिक नंबर। तो बोले भाई मास नंबर किसके बराबर होगा? तो ये लाइन पढ़ो कि द मैक्सिमम मास ऑफ द एटम इज ड्यू टू द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जो ए है वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर है? जेड के बराबर। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कैसे निकालेंगे हम? ए माइनस जेड, ए माइनस जेड। अब देखो इसको बस हम खत्म कर रहे हैं, धीरे धीरे काम की चीजें आ रही हैं, इसलिए मैं इसको रब नहीं कर रहा। या इधर रख लेते इसको, इस कोने में। ठीक है। अब देखो a माइनस जेड हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देगा। अब मतलब इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के संख्या में सिमिलरिटी के कारण एटम्स को अलग अलग नाम दिया गया। जो पहला नाम आएगा वो इस तरह के एटम्स के लिए आएगा जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन वो एक से ज्यादा मास नंबर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हो। जिस प्रकार से क्लोरीन 1735 एंड क्लोरीन 1737, जैसे कि C612 एंड C613, C614। बेटा इनमें आप ध्यान से देख सकते हो, ये तीन एग्जाम्पल दिए हैं। इन तीनों एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये 1 1 1 एटॉमिक नंबर सेम, बट व्हाट इज डिफरेंट? मास नंबर इज डिफरेंट। ऐसे यहाँ पे 6 6 6 एटॉमिक नंबर सेम, 17 17 सेम, लेकिन मास नंबर क्या है? 35 एंड 37। तो ये वो एटम्स हैं हाइड्रोजन, क्लोरीन या कार्बन जो तीन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तीन में कर रहे हैं, दो में कर रहे हैं। कैसे? कि एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर अलग हो। तो इनको क्या नाम दिया गया? आइसोटॉप्स। सेम जेड, डिफरेंट ए, डिफरेंट ए, जिसका डिफरेंट एटॉमिक सेम एटॉमिक नंबर हो, डिफरेंट मास नंबर हो, उसको क्या नाम दिया गया? आइसोटॉप्स। दूसरे इसके जस्ट अपोजिट, सेम ए बट डिफरेंट जेड। ऐसे हो जो एटॉमिक या मास नंबर आपका क्या हो? सेम, लेकिन क्या अलग हो भाई? बोलो। एटॉमिक नंबर। कि भाई ये अगर आप ध्यान से देखेंगे या आप ये देखेंगे N714 और C614, इन दोनों के अंदर क्या दिख रहा है बेटा आपको? Z इज डिफरेंट। Z क्या है? A सेम है, Z डिफरेंट है। 7 6 बट A इज सेम। सो दीज आर टर्म्ड एज आइसोबार्स। इनको क्या नाम दिया गया भाई? आइसोबार। इसके बाद आप देखेंगे एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, K1939 Ca2040। क्या डिफरेंट क्या सेम लग रहा है इसमें? क्या एटॉमिक नंबर सेम है? क्या मास नंबर सेम है? नहीं। लेकिन मैं आपसे कहूं बेटा इनके लिए आप a माइनस जेड की वैल्यू निकालिए। क्या आएगा देखो? 20। क्या आएगा? 20। a माइनस जेड 20। तो a माइनस जेड क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो जिसके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो उनको क्या बोलेंगे बेटा? आइसोटॉन्स। उनको क्या बोलेंगे? आइसोटॉन्स। तो ये कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के सिमिलरिटी के कारण एटम्स को अलग अलग नाम दिए गए। वो ये हैं। अब अगर हम क्या करें, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लें कि भाई ये मान लो मेरे पास आ गया कि आपसे कहीं कहीं भाई आप सोडियम आ गया, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, एटॉमिक नंबर 11। तो आप कहोगे भाई KLM, है ना? तो क्या आएगा? 281। तो बेटा जो KLM है ये सब क्या है? क्या नाम दिया गया इनको? शेल। तो आपसे पूछे सबसे बाहर वाली शेल कौन सी है इसकी? M। तो सबसे बाहर वाली शेल को ही नाम दिया गया वैलेंस शेल। क्या नाम दिया गया? वैलेंस शेल। द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज टर्म्ड एज वैलेंस शेल। मैं कहूं फास्फोरस की बताओ तो आप कहोगे 285। तो व्हाट इज द वैलेंस शेल? M शेल। ठीक है, M शेल इज द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोला गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को बोला गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 5 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फास्फोरस, 1 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सोडियम। उसके बाद बेटा अगला जो नंबर आया
वाया वैलेंसी का, किसका, वैलेंसी, लास्ट टॉपिक है फिर खत्म कर रहे हैं। व्हाट इज वैलेंसी? तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कंप्लीट द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एटम। एक एटम की आउटरमोस्ट शेल को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स के चेंज की जरूरत पड़ी, उसको क्या बोलेंगे, वैलेंसी। अभी देखो इस सोडियम की अगर बात करें तो इसके बाहर वाली शेल में 1 और आ कितने सकते हैं, 18, लेकिन उसको हम क्लियर करेंगे पोटेशियम के लिए 2881, क्योंकि अगर यहां ऐसा ना करके मैं ऐसा कर दूं 289 तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बाहर वाली शेल में मैक्सिमम कितने हो सकते थे, 8, तो हमने क्या किया 8 यहां डाल के एक आगे। तो कहने का मतलब बेटा जो बोहर-ब्यूरी स्कीम थी इट वाज ओनली एप्लीकेबल अप टू एटॉमिक नंबर 20, है ना, तो वहां वैलेंसी केवल हम 20 तक की निकालेंगे इसकी। तो इसमें बोला बाहर वाली शेल का मतलब है 8 पूरे करने हमने, ले देख के भी तो 8 पूरे करने के लिए या तो इसको क्या चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाए इसके पास, या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। मैंने कहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज रिक्वायर्ड, अब चेंज का मतलब लेने भी और देने भी। तो भाई कौन सा काम आसान है, 1 इलेक्ट्रॉन देना, तो इसकी वैलेंसी क्या है 1, लेकिन इसकी कितनी है 3, तो आप वैलेंसी इस प्रकार से 8 में से घटा के निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका पहला लेक्चर बेसिक जो केमिस्ट्री का है। अगले में हम थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे, सब शेल्स की बात करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर को मिक्स करते हुए। ठीक है, चलो तो खत्म करते हैं।